संख्याओं की विभाजकता की यहाँ पर जांच देखेंगे। संख्याओं की विभाजकता की जांच का मतलब क्या है कि जैसे 24 है, 24 कौन कौन सी संख्या से विभाजित होता है। जैसे 24 में हम 3 का भाग दे सकते हैं, 24 में हम 6 का भाग दे सकते हैं, 24 में हम 8 का भाग दे सकते हैं, 24 में हम 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर विभाजकता के नियम क्या कहता है कि क्या संख्या है, जैसे 38 संख्या है 2 से विभाज्य है, क्या यह 4 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है, ऐसे कैसे पता चलेगा। जैसे 24 के बारे में हमें पता चलेगा कि 24 इन संख्याओं से विभाजित है। तो सबसे पहले विभाजकता के नियम हम देखेंगे कि 2 की विभाजकता का नियम क्या है, 3 की विभाजकता का नियम क्या है, 4 की विभाजकता का नियम क्या है, 5 की विभाजकता का नियम क्या है, 6 की विभाजकता का नियम क्या है, 7 की विभाजकता का नियम क्या है, 8 की विभाजकता का नियम क्या है और 9 की विभाजकता का नियम क्या है, 10 की का क्या है, 11 की का क्या है, यहाँ तक हम देख लेंगे। तो सबसे पहले देखें 2 की विभाजकता का नियम क्या है। 2 की विभाजकता का नियम है कि संख्या के लास्ट में क्या आना चाहिए, 0, 2, 4, 6 आना चाहिए। ये 2 की विभाजकता का नियम है। तो 2 की विभाजकता का नियम क्या है हमारा, जैसे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब 2 का भाग इसमें जा सकता है। 3 की विभाजकता का नियम क्या है कि संख्या के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 3 का भाग जाना चाहिए। योग में 3 का भाग जाना चाहिए। यहाँ पर हम कहेंगे योग में 3 का भाग, जैसे कि 2 और 4 दोनों को जोड़ते तो क्या होता है, 6 होता है, और 6 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 का भाग 24 में जा सकता है। 4 की विभाजकता का नियम क्या है, तो यहाँ पर 4 का भी भाग जा रहा है इसके अंदर, 24 के अंदर। 4 की विभाजकता का नियम है कि लास्ट के 2 अंक होते हैं संख्या के, उसमें 4 का भाग जाना चाहिए। बचेगा 4 दूनी 8, बचेगा 3, ये हो जाएगा 32 और 8 चौके 32, यानी 128 बार यहाँ पर भाग जाएगा। तो 4 की विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट के 2 अंक यानी अंत के 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का भाग जाना चाहिए। तो वो 4 की विभाजकता का नियम होगा। 5 की विभाजकता का नियम क्या है कि लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। जैसे कि 10 में 5 का भाग जा सकता है क्योंकि लास्ट में 0 है, 5 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। 15 में 5 का भाग जा सकता है, 5 दिया 15, क्योंकि लास्ट में क्या है, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पर 0 है 10 में और 15 में लास्ट में 5 है। नियम में 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए, उसमें 6 का भी भाग जाएगा। जैसे 24 में यहाँ पर 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है। तो 6 की विभाजकता के लिए हम क्या चेक करते हैं, 2 की विभाजकता का नियम भी चेक करेंगे हम और 3 की विभाजकता का नियम भी चेक करेंगे। अगर दोनों यहाँ पर सेटिस्फाई होते हैं, दोनों का यहाँ पर पता चलता है, तो 6 की विभाजकता का नियम देखें। 8 की विभाजकता का नियम क्या है, लास्ट के जो 3 अंक हैं, लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि हम संख्या ले लेते हैं 8512। अब इसमें हमें पता करना है कि 8 का भाग जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो लास्ट के 3 अंक है, इसमें 8 का भाग देके चेक कर लेते हैं। जैसे 8 के भाग देंगे यहाँ पर तो क्या होगा, 8 छीकी 48, 3 ये हो जाएगा 32, 8 चौके 32, यानी 64 बार जा रहा है। अब ये पूरी संख्या है, इसमें हम 8 का भाग देके चेक कर लेते हैं। जैसे 8512 है, इसमें किसका भाग देके चेक करेंगे, 8 का भाग देके चेक करेंगे। 8 एकम 8, 0 बचा, फिर 5 51 में देंगे हम, तो 51 में 5 में नहीं जा रहा है तो 0 रख देंगे। फिर जाएगा डायरेक्ट कितनी बार, 8 छीकी 48, 6 बार जाएगा। तो ये आ जाएगा 48 यहाँ पर, तो 3 बचेगा, फिर 2 उतार लेंगे, फिर 8 चौके 32, यानी कि 1064 बार जाएगा 32। अगर हमें आंसर की चेक करना पड़ेगा तो हमारा आंसर सही है। 61 और 8 को गुणा करते हैं, 8 चौको 32, हासिल लगी 3, 8 छीकी 48, 48 से 3 51, हासिल लगी 5, 8 एकम 8 को इंटू 0 किया तो आज 0 आएगा और 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और फिर 8 एकम 8, तो 8512 हमारा आंसर यहाँ पर सही है। फिर 9 की विभाजकता के नियम में हम देखेंगे। 9 की विभाजकता के नियम में फिर वापस ये 3 का योग, 3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लागू होता है, यानी योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 81, 81 में हम 9 का भाग दे सकते हैं, 9 बार जाएगा। कैसे, 8 और 1 जोड़ डायरेक्ट जोड़कर देख लेंगे, 8 और 1 कितना होता है 9, और 9 में 9 का भाग जा रहा है। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम 9 का, जैसे कि 729 लेते हैं। 729 को जोड़ेंगे तो हम क्या आएगा, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 में 9 का भाग देके देखते हैं, 9 दूनी 18, यानी कि 729 में 9 का भाग जा सकता है। अब 729 में 9 का भाग हम देख के देख लेते हैं। जैसे
729 में 9 का भाग दें तो कैसे जाएगा, 9 8 72, फिर 0 बचेगा, यहाँ पर 9 उतार लिया, 9 एकम 9 यानी 0, यानी कि 729 में 9 का भाग जा रहा है। तो इसमें ये रूल लागू हो जाएगा। 10 के लिए क्या होना चाहिए, एंड में 0 होगा तभी 10 का भाग जा सकता है। जैसे 50 है 10 का भाग जा सकता है, 60 है 10 का भाग जा सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या बचे हैं, तो यहाँ पर ये हो जाते हैं हमारे, जैसे 5 की भाज्यता का नियम यहाँ पर दे रखा है, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। जो हमने देखा है 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ये सब 5 से विभाजित होती है संख्या। जैसे 6205 है 5 से विभाजित होगा, 3500 है 5 से विभाजित होगा, क्योंकि एंड में 0 आ रहा है। तो हम देख के ही पता कर सकते हैं कि 5 से विभाजित होगा नहीं होगा। जैसे 23 है 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि एंड में 0 और 5 नहीं है। 56 है 5 से विभाजित नहीं होगा। 97 है 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंड में ना तो 0 है ना ही 5 है। तो यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। अब 2 के हम देखते हैं। 2 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 की विभाज्यता का नियम है कि इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 0 2 4 6 और 8 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, इस अंक में 0 आ रहा है यानी 2 का भाग जा सकता है, इस अंक में 6 आ रहा है यानी 2 का भाग जा सकता है, इस संख्या में 8 आ रहा है यानी 2 का भाग जा सकता है, इसमें 2 आ रहा है यानी 2 का भाग जा सकता है, इसमें 4 आ रहा है यानी 2 का भाग जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि यहाँ पर इस संख्या में एंड में 7 आ रहा है, जो कि यहाँ पर इनमें से नहीं है, 0 2 4 6 8, तो यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा। इस संख्या विभाजित नहीं होंगी। तो यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0 2 4 या इनमें से कोई एक अंक हो, 5 अंक दे रखे हैं, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो 2 का भाग जाएगा उसमें, यानी 2 से वो विभाज्य होगी। अब 3 की विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। 3 की विभाज्यता का नियम क्या है कि योग में 3 का भाग जाना चाहिए। जैसे 2 और 1 3, 3 में 3 का भाग जा रहा है। 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है। 9 और 3 6 और 3 6 और 3 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है। 5 और 4 9, 9 में 3 का भाग जा रहा है। और ये 219 है, इसमें हम देखते हैं जैसे 2 और 1 3, 3 और 9 12, यानी 12 में 3 का भाग जा रहा है। यानी ये जो सारी संख्या हैं ये 3 से विभाजित होंगी। और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 25 है, 25 में क्या 3 का भाग जाएगा, दोनों को हम जोड़ लेते हैं, 7 आ रहा है, 7 में 3 का भाग नहीं जाता है तो ये नहीं जाएगा इसमें। 37 में हम देखें 3 और 7 कितना होगा 10, और 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी ये 3 से विभाजित नहीं है। 260 में हम देखें 6 और 2 8, 8 0 8, और 8 में 3 का भाग नहीं जा रहा है, यानी ये 3 से विभाजित नहीं है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। अब हम देखें यहाँ पर, जैसे 30 54 और 219 के अंकों को जोड़ना है, तो हम इसमें ये देखते हैं कि जैसे 21 को जोड़ा 3 आ रहा है, तो यानी कि योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी, अन्यथा वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। जैसे यहाँ पर दे रखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग जैसे मतलब 5 1 2, तो इसमें अंक क्या है, अंक हैं इसमें, एक तो 5 अंक है, एक अंक है, एक 2 अंक है। अंकों का योग यानी इनका योग करते हैं, योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये 8 आ रहा है इस तरीके से। तो अंकों का योग अगर 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे कि 72 21 को चेक करते हैं, 72 21, तो इनको हम ऐसे रख लेंगे, फिर जोड़ देंगे, 5 और 7 12, तो 12 में 3 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 72 21 में भी 3 का भाग जाएगा, तो ये 72 21 3 से विभाजित होगी। फिर 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं, 4 और 5 यहाँ पर छोड़ दिया है अभी। 6 की विभाज्यता का नियम देखें, 6 की विभाज्यता का नियम क्या है, 2 और 3 से वो विभाजित होनी चाहिए, तभी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। यानी 2 की विभाज्यता भी चेक करेंगे, 3 की विभाज्यता भी चेक करेंगे। जैसे 18 है, 18 में 2 की विभाज्यता हम चेक करें तो एंड में 8 है, यानी 2 का भाग जा रहा है, ये 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया है। 3 की विभाज्यता चेक करेंगे। यानी हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब 4 से विभाज्यता का नियम हम देखें। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट के जो 3 अंक हैं, 3 अंकों की कोई एक ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाजित है। ऐसी एक संख्या हम, जैसे कोई भी लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे 1936 है, 1936 में हम लास्ट के 2 अंक चेक करेंगे, 36 4 से विभाजित, मतलब 1936 भी 4 से विभाजित होगा। तो 36 में यहाँ पर 4 का भाग जा रहा है 9 बार, इसका मतलब 1936 भी हमारा 4 से विभाजित होगा। जैसे 212 है, 212 चेक करते हैं, 212 में अगर 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा, तो 4 3 होगी। तो हमें लास्ट के सिर्फ 2 अंक चेक करने हैं। जैसे 86 की बात करें, 86 में क्या है, 4 का भाग देके चेक करते हैं,
86 में 4 का भाग चेक करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बचेगा 2, यानी 21.5 बार जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो ये 4 से विभाजित नहीं होगी, यानी 86 4 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या जो 4 से विभाजित होती है, यदि उसके अंतिम 2 अंक इकाई का अंक और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित हो, यानी लास्ट के 2 अंकों से हम चेक करते हैं। अब इस नियम की जांच है, हम जैसे इसके लेकर उदाहरण लेकर चेक कर सकते हैं। जैसे हम 4 का कोई उदाहरण लेते हैं, 8503 ये है, यानी कि 85,364 है। अब ये हमें चेक करना है कि 4 से विभाजित है या नहीं है। तो लास्ट के सिर्फ 2 अंकों में 4 का भाग दे लेंगे हम। 4 का भाग देंगे 2 अंकों में, तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 24 हो गया, और 4 छिकी 24, यानी कि 16 बार जा रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम डायरेक्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब 4 के बाद में आ जाता है 8 का नंबर। तो यहाँ पर 5 और 6 को छोड़ दिया है, पर 6 हमने कर लिया है पहले, 8 का नंबर आता है यहाँ पर। 8 में क्या है, लास्ट के 3 अंक आ जाते हैं। लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ पर, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हैं या नहीं है, तो संख्या ये 8 से विभाजित है, इनकी क्या संख्या हो सकती है, 8 एक का भाग देंगे तो 8 एकम 8, 2 बचेगा, 8 तिया 24, यानी लास्ट की 13 बार भाग जा रहा है, यानी ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इसमें हम 8 का भाग दे लेते हैं, 8 पंच 40, 1 बचेगा, 16, 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर भी लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है, यानी ये भी यहाँ पर 8 से विभाजित होगी। और ये क्या है, ये हमारा क्या है, अपवाद में आ जाता है, यानी कि लास्ट के 3 का भाग जाएगा। जैसे कि 8 का भाग देंगे तो 12 × 96, 4 बचेगा, 12 पंजे 60, यानी कि 250 बार जाएगा। ये 250 बार में 4 बार जाएगा, तो ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 का भाग 1000 में हम देके चेक करते हैं, 8 एकम 8, बचेगा 2, 20, 8 दूनी 16, बचेगा 4 और 0, 8 पंच 40, यानी 125 बार भाग जाएगा। तो ये क्या है, अपवाद है। लास्ट के 3 अंक अगर 0 है तो भी यहाँ पर 8 का भाग जाएगा। जैसे और उदाहरण हम ले सकते हैं, इनको चेक कर सकते हैं, 216, 216, 216, 216 होंगी। तो ये 8 की भाज्यता का नियम है। तो 8 की भाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाजित होती है, यदि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो तो वो 8 से विभाजित होगी। अब 9 से विभाज्यता का नियम देखें। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम है कि 9 के गुणा जुड़ने चाहिए, 9, 18, 27, 36, ये 9 के विभाजित होंगे। अब 9 से विभाज्यता की जांच हम करें यहाँ पर, तो हमें क्या होगा, अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए। अंकों का योग में क्या इसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे कि 18 है, 18 में 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आ रहा है, 9 में 9 का भाग जाना चाहिए, तो हमारी संख्या होगी। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, 758। 758 9 से विभाजित है या नहीं है, तो 758 को 9 से विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो 758 को सारे अंकों को हम जोड़ देंगे, 7 को जोड़ देंगे, 5 को जोड़ देंगे और 8 को जोड़ देंगे। तीनों को हम जोड़ेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, यानी 20 में यहाँ पर 9 का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या है 9 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि संख्या 9 से विभाजित है या नहीं। तो इसका परिभाषा क्या बन जाएगी, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से भी विभाजित होगी। अब बात करते हैं 11 से विभाजितता के नियम की। 11 से विभाजितता के नियम में क्या होना चाहिए, 11 की विभाजितता के नियम में हम ये अंतर देखते हैं, यानी एक अंक को छोड़ करके एक अंतर देखते हैं। जैसे 3 और 8 कितना हो रहा है, 11 आ रहा है, यानी कि अंकों का योग है 11 आ रहा है, और 11 माइनस 0 ये 11 से विभाजित होना चाहिए। जैसे हम कैसे लगाते हैं, 308, इसमें क्या करेंगे, 3 और 8 को जोड़ देंगे, कितना आ रहा है, 11। 11 में से बाकी जो अंक बचे हैं उनको जोड़ेंगे, जैसे कि 0 बचा है तो 0 को माइनस करेंगे, अंतर करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 11, और 11 में 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। चेक कर सकते हैं 308 को 11 से भाग दे करके, जैसे 11 दूनी 22, बचेंगे कितने, 8, और 8 ही ऊपर से उतार लिया, 11 8 88, यानी यहाँ पर 0 हो गया। तो ये 11 की विभाज्यता का नियम हो गया। इसी तरीके से 618 09 है, इसको चेक करते हैं, 61809 कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले 6 8 9 इनको जोड़ेंगे, कितना आ रहा है, 9 और 8 17, 17 8 6 23, 23 आ रहा है।
23 में से हम माइनस करेंगे क्या, बाकी जो अंक बचे हैं, जैसे 1 और 0 बचा है, 1 और 0 को जोड़ करके माइनस करेंगे तो 23 में से क्या हो जाएगा, 23 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा 22, और 22 में 11 का भाग जा सकता है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कि 11 से विभाजित है या नहीं है, यानी हम सबसे पहले एक एक अंक लेकर के छोड़ देते हैं। यहाँ पर जैसे 8 और 3 को लिया, 8 और 3 को जोड़ लिया, फिर बाकी जो अंक बचा है 0 उसको जोड़ लिया, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, 11 से विभाजित है नहीं है, तो वो या तो वो 11 से 4 है, और यहाँ पर भी 3 और 1 4 है, दोनों का अंतर क्या होगा 0, इसका मतलब ये भी 11 से विभाजित है। इसमें हम देखें 9 और 8 17, 17 और 6 23, 23 में से 1 और 0 यानी 1 गया, 23 में से गया तो 22, तो ये भी यहाँ पर 11 से विभाजित होगी। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या 11 से विभाजित है या नहीं है, जैसे कि 5081, ये चेक करना है कि 11 से विभाजित है या नहीं है। तो 1 और 0 दोनों को देखेंगे तो 1 आ रहा है, और 5 और 8 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ रहा है 13 आ रहा है, 13 और 1 में अंतर कितने का है 12 का, इसका मतलब इसमें 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या है 11 से विभाजित नहीं होगी। तो किसी संख्या की 11 से विभाजितता की जांच के लिए हमें क्या करना होगा, दाएं से बाएं स्थानों के अंकों का योग करना होगा, सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर हमें निकालना होगा, यानी विषम स्थानों का अंकों का योग माइनस के सम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान और सम स्थान क्या होते हैं, जैसे कोई संख्या हमें बड़ी संख्या 11 से चेक करनी है, जैसे 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अब इसमें जो सम संख्या पे आ रहे हैं उनको हम जोड़ लेंगे, जैसे 2 नंबर पे आ रहा है तो उसको जोड़ लेंगे, 8 वाला जोड़ते हैं, जैसे 9 को जोड़ा, एक छोड़कर 7 को जोड़ा, एक छोड़कर 5 को जोड़ा, एक छोड़कर 4 को 3 को जोड़ा, और एक छोड़कर 1 को जोड़ा, तो 1 और 3 कितने होते हैं 4 होते हैं, 1 और 3 4, फिर 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 होते हैं, 16 और 9 25, यानी इनको जोड़ने पर तो आ गया 25। अब हम दूसरे अंकों को जोड़ते हैं, जैसे कि 8 6 4 और 2, तो 8 6 8 और 2 10, तो 10 और 10 क्या हो गया 20, तो यहाँ पर से 20 माइनस कर देते हैं, तो जैसे 25 में से 20 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 अंतर आएगा, और 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब नहीं जाएगा, तो ऐसे हमें 11 की विभाज्यता है चेक कर लेनी है। अब जैसे ये प्रश्नावली दे रखी है, इसमें क्या करें हम विभाजकता की जांच के नियम का प्रयोग करेंगे हम, और पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या कैसे विभाजित है। जैसे 128 की बात करें, 2 से विभाजित है या नहीं है, तो 2 से विभाजित है, क्योंकि एंड में कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 3 से विभाजित है कि नहीं है, अंकों का योग हम देख लेते हैं 3 से विभाजितता के लिए, 8 2 10 11, अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये नहीं होगी। 4 से देख लेते हैं अंत के 2 अंकों का, यानी अंत में जो अंक दे रखे हैं 28, 28 में 4 का भाग जा रहा है, मतलब 4 का विभाजित नहीं होगा। 5 की बात करें 0 और 5 होना चाहिए, इसका मतलब नहीं है। 6 की बात करें यहाँ पर, तो 6 में 2 का और 3 का, दोनों 3 का नहीं जा रहा है, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। 8 की बात करें, 8 में लास्ट के 3 अंकों का योग कितना होना चाहिए 8 का भाग जाना चाहिए, लास्ट के 3 अंकों का योग नहीं है, तीनों अंकों में जाना चाहिए 8 का भाग, जैसे 8 का भाग 128 में जा रहा है, 8 एकम 8 4 बचेगा, 8 से 48, यानी 8 से भी ये विभाजित है। 9 की बात करें, 9 में अंकों का योग में 9 का भाग जाना चाहिए, ये अंकों का योग कितना हो रहा है 11, 8 और 10 11, तो 11 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। 10 के लिए एंड में 0 और 1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये भी गलत है। 11 के लिए हम डिफरेंस चेक करते हैं, जैसे कि 1 2 8 है, तो 8 और 1 9, 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7, जो कि 11 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। ऐसे हमें चेक करना है। जैसे हम कौन कौन सी संख्या चेक कर लेते हैं, एक ये संख्या चेक कर लेते हैं, जैसे 990 में 2 का भाग जा रहा है, 0 एंड में है यानी जाएगा। 3 का भाग जा रहा है, 9 और 9 18, यानी अंकों का योग 18 हो रहा है, यानी जाएगा। 4 का हम देख लेते हैं, 90 है एंड में, 90 में 4 का भाग जा रहा है, तो 90 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं जाएगा। 5 में 0 और 5 आएगा तो जाएगा, तो ये जा रहा है। 6 की बात करें, 2 और 3 दोनों का जा रहा है, तो 6 का भी जाएगा। 8 की बात करें, लास्ट के 3 अंकों का योग, यानी 3 अंकों में 8 का जाना चाहिए, तो 8 का भाग देके चेक करें यहाँ पर, 8 एकम 8, 1 बचा 19, 8 19 16, 3 बचेगा 30, और 30 में 8 का भाग नहीं जाएगा, यानी 8 का यहाँ पर नहीं जा रहा है।
9 की बात करें, अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए, तो 9 और 9 18, तो 9 का भाग जा रहा है तो ये जाएगा। 10 की बात करें, एंड में 0 आना चाहिए, 10 आ जाएगा। 11 की बात करें, जैसे 9 और 0 दोनों को जोड़ते हैं कितना आता है 9, और 9 में से 9 जाएगा क्या आएगा 0, तो या तो 0 आना चाहिए या ऐसा अंक कोई अंक आना चाहिए जो 11 से विभाजित होगा, इसका मतलब है 11 का भाग इसमें जाएगा। ऐसे हम चेक कर लेते हैं, जैसे सारी संख्या चेक कर लेंगे। 275 को चेक कर लेते हैं। 275 में क्या है, एंड का अंक क्या आ रहा है 5, तो 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 के लिए बात करें, 3 में अंकों का योग में 3 का भाग जाना चाहिए, तो 7 5 12, 12 और 2 14, तो 3 का भी नहीं जा रहा है। 4 की बात करें, एंड के 2 अंकों में 4 का जाना चाहिए, एंड के 2 अंकों में 4 का नहीं जा रहा है। 5 की बात करें, 0 और 5 होना चाहिए, 5 का जा रहा है। 6 की बात करें, 2 और 3 में से किसी। 8 की बात करें तो लास्ट के 3 अंकों में 8 का जाना चाहिए, तो यहाँ तो 14, 9 का भी नहीं जा रहा है। 10 की बात करें, 0 होना चाहिए, तो 10 का भी नहीं जा रहा है। 11 की बात करें तो 2 और 5 कितना हो रहा है 7, और 7 में से 7 जाएगा तो 0, यानी कि 11 का जाएगा भाग। तो इस तरीके से ये सारे नंबर हैं, हम चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें विभाज्यता के नियम की जांच करनी है और कौन सी संख्याएं 4 से विभाजित हैं और कौन सी 8 से विभाजित हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करें, 4 का भाग जा सकता है लास्ट के 2 अंकों में, यानी 4 का भाग इसमें जाएगा। 8 की बात करें तो 8 का इसमें भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा और 8 का नहीं जाएगा। ऐसी संख्या को चेक कर लेंगे। यहाँ पर हम चेक करें, जैसे लास्ट के 2 अंक 0 हैं, तो इसका मतलब 4 का भाग जाएगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 0 हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 एकम 4, 4 का भाग दें तो 4 एकम 4, 1 बचेगा। 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, 4 तिया 12, कितना बचेगा 3, और 7 चौको 28, 2 बचेगा, और 4 पंजे 20, यानी 1375 आ जाएगा। यानी 4। 8 की बात करें, लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, 8 का नहीं जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से 8 और 4 की विभाज्यता का नियम लगा करके इनको हम चेक कर लेंगे। अब विभाज्यता के जांच के नियम के अनुसार हमें देखना है कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। तो 6 से जो विभाजित होगी वो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, तो जो 2 से विभाजित नहीं होगी वो तो किसी कंडीशन में यहाँ पर 6 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर ये संख्या तो हम डायरेक्ट चेक कर रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एंड में 3 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें भी एंड में 3 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं होगी। इसमें एंड में 5 आ रहा है, 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये संख्या तो हमने डायरेक्ट बता दी। बाकी संख्याओं में 2 का भाग जा रहा है। अब बाकी संख्याओं में 3 का भाग हमें चेंज करना है। जैसे यहाँ पर हम देखें, योग को हम 3 से विभाजित करके देख लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, यानी कि 2 का भाग नहीं जाएगा 23 में। तो इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगी 6 से। यहाँ पर हम देख लेते हैं, 7 5 12, 12 और 8 20, 20 और 4 20 और 3 23, 23 और 4 27, 3 का भाग जा रहा है, तो ये विभाजित होगी 6 से। यहाँ पर हम देख लेते हैं, 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, तो 16 में किसका भाग जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है, तो ये विभाजित नहीं होगी। ऐसे हमें चेक कर लेना है। यहाँ पर 11 की विभाज्यता का नियम चेक करना है। 11 की विभाज्यता का नियम कैसे चेक करेंगे, जैसे एक एक अंक छोड़ के जोड़ेंगे। जैसे 1 0 फिर 0 फिर 0, यानी 1 आ रहा है, और बाकी अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 0 0 0 और 1, यानी 1 माइनस 1 क्या आ रहा है 0, तो ये 11 से विभाजित होगी। देख लेते हैं इसको, 5 और 4 और 5 और 4, यानी 9 9 होगा, तो ये भी 11 से विभाजित होगी। इसको हम चेक करें यहाँ पर, जैसे 9 और 5 14, 14 और 3 17, 17 और 9 17 और 7 कितना हो गया 24, तो ये तो हो रहा है 24 ऊपर वाला। तो नीचे वाला हम चेक करते हैं, 6 और 8 14, 14 और 1 15, तो 14 में से 24 में से 15 गया, तो कितने का अंतर आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है, जो कि 11 से विभाजित नहीं है, तो इसका मतलब 11 से विभाजित नहीं होगा। तो ऐसे 11 की विभाज्यता के नियम से इनको चेक कर लेंगे। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक और सबसे बड़ा अंक जिससे कि संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित का नियम क्या है कि वो संख्या का योग है किससे होना, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें, 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है 6 6 6 12, 12 और 7 19 हो रहा है। तो 19 के लिए सबसे कम अंक क्या चाहिए ताकि वो 3 से विभाजित हो जाए, सबसे कम अंक चाहिए इसको 2, तो सबसे छोटा अंक तो आ जाएगा यहाँ पर 2, ये तो सबसे छोटा अंक हो गया। 19 और 2 21 हो जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। अब सबसे बड़े अंक की बात करें तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पर रखा जा सकता है 9, तो 19 और 9 कितना हो जाएगा, 19 और 9 हो जाएगा 28, जिसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो उससे और छोटा अंक क्या रख सकते हैं 8, तो 19 और 8 कितना हो जाएगा, 19 और 8 27 हो जाएगा, और 27 में 3 का भाग जा सकता है, तो सबसे बड़ा अंक क्या आ जाएगा इस पर 8, सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा 8। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख लेंगे।
अब यहाँ पर देखें रिक्त स्थानों में ऐसा कोई अंक लिखना है ताकि वो 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजितता के लिए यहाँ पर एक अंक हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? 9 दे रखा है, 2 दे रखा है, यहाँ पर हमें अंक लिखना है। 3 दे रखा है, 8 दे रखा है और 9 दे रखा है। तो सबसे पहले ऊपर वाला हम जोड़ देते हैं। जैसे 9 और 3 12, 12 और 2 14, तो 12 और 2 हो रहा है 14। यहाँ पर नीचे वाला हम जोड़ेंगे 8, और ये वाला हमें पता नहीं है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x, और 8 प्लस एक्स प्लस 9, तो 8 प्लस एक्स प्लस 9, ये तीनों को जोड़ देते हैं। ये इक्वल टू कितना दे रखा है? 14 दे रखा है। यानी 9 और 8 कितना हो रहा है? 17। तो 17 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू दे रखी है 14। तो हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि ये अंतर है वो 0 हो जाए। तो अंतर 0 तो यहाँ पर होने वाला नहीं है, तो 11 से विभाजित हो जाए ऐसी कोई संख्या हम रख सकते हैं। तो क्या अंक रखें यहाँ पर कि ये संख्या विभाजित हो जाए? जैसे 9 और 3 12, 12 और 2 14, और यहाँ पर हम देखें 9 और 8 17, 17 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें निकालनी है। x की वैल्यू हम 3 रख सकते हैं। तो 3 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और 20 और 14 का अंतर 6 आएगा। तो 3 तो हम रख नहीं सकते। यहाँ पर 25, तो 25 करने के लिए हमें संख्या रखनी होगी यहाँ पर 8। तो x की जगह 8 रखेंगे तो 17 और 8 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये 25 हो जाएगा। 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 में से अगर 14 जाएगा तो 11 बचेगा, और 11 पर आ जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे इस संख्या के अंदर भी 11 से विभाजित हो रही है नहीं हो रही है। अब सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज की बात करते हैं। सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज क्या होता है? जैसे 4 और 18 का हमें चेक करना है। 4 और 18 का क्या होगा? गुणनखंड चेक करना है। सार्वगुणनखंड मतलब कि दोनों के अंदर वो गुणनखंड होना चाहिए। 4 का गुणनखंड क्या है? 4 का गुणनखंड होता है 1, 2 और 4। और 18 का गुणनखंड क्या होता है? 18 का गुणनखंड होता है 1, 1 का भी भाग सकता था 18 में, 2 का भी भाग जा सकता है, 3 का भी भाग चला जाता है 18 में, और 6 का भी भाग चला जाता है, 9 का भी भाग चला जाता है, 18 का भी भाग चला जाता है। तो सार्वगुणनखंड में क्या देखेंगे हम? जो इनमें कॉमन है, जैसे कि 2 इसमें भी मिल रहा है और 2 इसमें भी मिल रहा है। इसका मतलब सार्वगुणनखंड क्या होगा? 2 आंसर होगा इसका, यानी ये इसका 2 सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। जैसे 8 और 20 का सार्वगुणनखंड देखें। 8 और 20 का सार्वगुणनखंड क्या है? तो सार्वगुणनखंड एक और तरीका है चेक करने का। जैसे 8, 20, इसको हम ऐसे रख देंगे। सबसे पहले भाग देंगे हम 2 का। 2 का भाग दिया, 8 में देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 में देंगे 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 में हमें कॉमा जरूर लगाना है। 8 में देंगे, 20 में देंगे 10 बार जाएगा। फिर 2 का हम देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब यहाँ पर कॉमन नहीं है, यानी यहाँ पर 2 और 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। तो 4 यहाँ पर क्या होगा? सार्वगुणनखंड होगा। तो इनका आंसर आएगा 4। इसी तरीके से 9 और 15 का भी निकाल सकते हैं। 9 और 15 कैसे निकाल सकते हैं? 9 और 15 दोनों में किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, तो एक ही सार्वगुणनखंड आ रहा है यहाँ पर 3। तो इस तरीके से सार्वगुणनखंड निकाल सकते हैं। 4 और 15 का कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है, केवल एक ही ऐसा सार्वगुणनखंड है जो 4 और 15 बाद कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं है। तो दो संख्याएं जिन है सहभाजी संख्या है। 18 और 23 भी यहाँ पर सहभाजी संख्या है। जैसे 4, 12, 16 के साथ गुणनखंड ज्ञात करें। फिर 12 के गुणनखंड हम निकल दे रखे हैं। 12 के क्या दे रखे हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 6। और 18, 16 के गुणनखंड क्या दे रखे हैं? 16 के गुणनखंड दे रखे हैं 1, 2, 4, 8 और 16। तो यहाँ पर कॉमन हम लेते हैं। एक तो 2 यहाँ पर मिल रहा है सब में, 4 भी हमें मिल रहा है सब में, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 और 4 को मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 8। तो 8 यहाँ पर सार्वगुणनखंड होगा, गुणनखंड होंगे। इसी तरीके से हम इन संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे 8, 12, 20 है। 8, 12, 20 का सार्वगुणनखंड निकालना कैसे निकालेंगे?
भाग देते हैं और 20 में जाएगा 10 बार, फिर 2 का देंगे तो 4 बार, 4 में जाएगा 2 बार, 6 में जाएगा 3 बार, 4 आ गया सार गुणनखंड। यानी कि 8, 12 और 20 का 4 गुणनखंड क्या आ गया 4, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 सार गुणनखंड आ जाता है। तो इस तरीके से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब गुणजों की बात करते हैं, जैसे 4 और 6 के गुणज हमें निकालना है। 4 और 6 के गुणज कैसे निकालते हैं, जैसे 4 का गुणज निकालना है तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4, 4 इंटू 5, ये 5 गुणज हो गए 4 के। तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 5 20। तो ये 4 के गुणज हो गए। इसी तरीके से कोई भी संख्या है उसका हम गुणज निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सार्व गुणज की। सार्व गुणज कैसे होगा, सार्व गुणज जो समान गुणज हो, जैसे कि 3, 5, 6 के सार्व गुणज क्या होंगे। 3 के गुणज होते हैं यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। 5 के गुणज की बात करें तो 5 गुणज के गुणज क्या होते हैं, ये तो 3 के लिए हो गए। 5 के गुणज होते हैं 5, 10, 15, 40। 3 के बाद 6 के गुणनखंड रखने हैं। 6 के गुणनखंड क्या होंगे 6, 12, ये गुणज है 6 के, 6, 12, 18 और 24 और 30। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है सारे गुणज जो समान हो। जैसे कि 6 यहाँ पर देखें 6 इसमें मिल रहा है, 6 इसमें नहीं मिल रहा सेकंड में, तो ये नहीं होगा। हम बात करते हैं 15 की, 15 ये दोनों मिल रहा है लेकिन लास्ट वाले नहीं मिल रहा। तो 30 यहाँ पर देखें 30 इसमें भी मिल रहा है, 30 इसमें भी मिल रहा है और 30 इसमें भी मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर यानी इनके सार्व गुणज होंगे कितने 30। और 30 का हम आगे निकाल दें 60 के, 30 के और गुणज हम निकाल देंगे 30, तो ये सभी गुणज कहलाएंगे। जैसे 3, 5, 6 के कुछ और सार्व गुणज का हम लिख सकते हैं और फिर उसके सार्व गुणज निकाल लेंगे। और गुणज कैसे निकाल सकते हैं, जैसे 60 है तो 30 इंटू 4 कर देंगे तो 120 आ जाएगा, 30 इंटू 5 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये और यहाँ पर सार्व गुणज आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें 75, 60 और 210 के सार्व गुणनखंड निकालने हैं। तो 75, 60, 210 के सार्व गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ऐसे भी निकाल 10 सार्व गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले हम भाग दे देते हैं इसमें 5 का, क्योंकि एंड में 5 और 0 है तो हम लगा सकते हैं अनुमान कि 5 का भाग चला जाएगा। 15, 5, 75, 15 चौको यहाँ पर कितना होगा 5 का भाग देंगे 12 पंजे 60, 5 का देंगे 5 चौको 20 और 5 दूनी 10 यानी 42 बार जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि 3 का चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौको 12 और 3 का भाग देंगे यहाँ पर तो 3 एकम 3, 1 बचेगा यानी 14 3 42। तो ये सार्व गुणन क्या आ गया 15 आ गया, क्या आ गया यहाँ पर 15। तो 15 से हम नहीं निकाल सकते, यहाँ पर हमें ये 5, 4 और 14 भी लेना पड़ेगा, 5, 4, 14 भी लेना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3, यानी 5 इंटू 3 ये और 5 इंटू 4 ये और ये 14 भी मल्टीप्लाई करना होगा। जो आंसर आएगा वो हमारा गुणनखंड होगा। तो क्या आंसर इसका आने वाला है, तो इसके गुणनखंड हम बात करें कि इसके सार्व गुणनखंड क्या होंगे। तो एक तो हमारा यहाँ पर आ गया हमारा 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया 15। तो ये तो हो जाएंगे हमारे सार्व गुणनखंड। अगर इनके सार्व गुणज पूछे, इनके सार्व गुणज पूछे तो हम इनको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 3, 4, 9 की सार्व गुणज क्या होंगे, सार्व गुणज पूछा है यहाँ पर, तो सार्व गुणज में हम कैसे करते हैं 3, 4, 9। सबसे पहले तो हम भाग देते हैं इसमें 3 का, 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 4 में भाग नहीं जा रहा तो 4 को 4 ऐसे रख देंगे, फिर 9 में भाग जा रहा 3 बार, फिर हम भाग देंगे इसका 3 का तो ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, फिर 4 का भाग देंगे ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 4 तिया 12, 12 ती 36। तो पहला गुणज आएगा वो आएगा 36, फिर 36 का डबल कर देंगे 72, फिर 36 इंटू 3 कर देंगे 108। तो ये हमारे क्या आ जाएंगे गुणज आ जाएंगे, किसके 3, 4, 9 के सार्व गुणज हमारे पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पर 3.4 प्रश्नावली इसी के आधार पर करेंगे। जैसे सबसे पहले सार्व गुणनखंड हमें निकालना है। सार्व गुणनखंड में क्या करना है, जो दोनों में समान गुणनखंड है वो हमें निकालना है। जैसे 20 और 28 है, इसको हम कैसे करेंगे, सार्व गुणनखंड निकालना है तो
2 का भाग देंगे 10 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। चार 8 12, तो सात गुणनखंड क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पर देंगे 2 का भाग, तो ये आ जाएगा 2 4 6, फिर 2 का भाग देंगे 1 2 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर सात गुणनखंड क्या होगा? एक तो हो जाएगा 4, इसका हमें निकालना सात गुणनखंड। एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा यहाँ पर 2 और एक हो जाएगा 1, इनका यहाँ पर सब में भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे सार्व गुणनखंड। इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखें, प्रथम 3 सार्व गुणज हमें लिखने हैं। 3 सार्व गुणज कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हमें गुणज निकालना होगा। गुणज कैसे निकालेंगे? जैसे 6 और 8 का गुणज क्या होगा? 2 का भाग देके चेक करेंगे। पहले 2 3 बार जाएगा, 4 बार, फिर 2 का देके देखेंगे, 3 2 का देके देखेंगे, 3 बार, 3 का 3 रख दिया और 1 बार गया, फिर 3 का देंगे, ये 1 बार जाएगा और 1 और 1 एक एक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें गुणनखंड क्या है, गुणज क्या आ रहा है इसका? 2 इंटू 2 4, 4 तिया 12 और 12 ती 36, यानी इसका जो प्रथम गुणज आ रहा है वो आ रहा है 36। अब बाकी के इसमें 3 गुणज पूछे हैं, तो एक तो 36 आ गया, 36 इंटू 1 36, 36 इंटू 2 72 और 36 इंटू 3 कितना आएगा? 108। तो ये यहाँ पर 3 सार्वगुणज आ गए हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणजखंड हो, यानी 3 और 4 के सार्वगुणजखंड होंगे वो किसकी संख्या होगी? उसमें 12 का भी भाग जाएगा, जिसमें 3 और 4 का भाग जाएगा उसमें 12 का भी भाग जाएगा। तो ऐसे 36, इसमें भी 3 4 का और 12 6 की 72। नेक्स्ट हम देखें कौन सी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें सिर्फ एक का गुणनखंड होता है, उनका उनमें एक का ही भाग जा सकता है। जैसे 18 और 35 है, 18 और 35 में हम देखें इनमें क्या सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है? इसमें हम देखें तो सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। 15 और 37 में हम देखें सिर्फ एक का ही भाग जा सकता है। 30 और 415 में 5 का भी चला जाता है, तो ये नहीं है। यानी कि यहाँ पर हम देखें सहअभाज्य, ये सहअभाज्य संख्या है, ये यहाँ पर हमारी नहीं है। इसमें हम देखें 16 और 81 है, इसमें सिर्फ एक का, और यहाँ पर भी हम देखें तो ये है। तो 17 चौको 68, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं कि इसमें एक का भी जा रहा है 17 का भी जा रहा है, तो ये नहीं है। तो ऐसे हमें चेक करना है सहअभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 5 और 12 दोनों विभाज्य हैं, दोनों से विभाज्य है। किसी अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। तो जैसे जो 5 से और 12 से दोनों से विभाजित हो, 5 से 12 से दोनों से विभाजित कौन सी है? 60 संख्या। ये किस संख्या से और विभाजित होगी? तो जो 12 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी, वो 4 से भी विभाजित होगी और वो 2 से भी विभाजित होगी। तो ये यहाँ लिख सकते हैं किसी, यह अन्य किस संख्या से विभाजित है? 2 से 4 से 3 से विभाजित है। एक संख्या 12 से विभाजित है, तो कौन सी संख्या जिनमें से ये विभाजित होगी? तो अगर कोई संख्या 12 से विभाजित है तो वो 3 से विभाजित, और जो 4 से विभाजित है वो हम कह सकते हैं कि 2 से विभाजित होगी। तो 3 4 2 आंसर आ जाएगा। अब विभाजितता के कुछ बाकी नियम हम देखते हैं। क्या नियम है? जैसे 18 का गुणनखंड आप बता सकते हैं। 18 का गुणनखंड क्या है? एक 9 है। 9 के गुणनखंड है 3, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 18 का गुणनखंड 3 भी होगा। तो हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या एक संख्या से विभाजित है तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणनखंड से विभाजित होगी। जैसे 18 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 4 से भी विभाजित होगी। इसी तरीके से 80 की बात कर लेते हैं। 80 में हम बात कर रहे हैं, इसमें 4 और 5 यानी कि 20 से भी वो विभाजित होगी। तो 80 है, अगर 4 और 5 से विभाजित है तो इसका मतलब वो 20 से विभाजित है। इसी तरीके से 60 की बात कर सकते हैं। 60 है, इसमें 3 का भी भाग चला जाता है और 5 का भी भाग चला जाता है। इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि 15 का भी 60 में भाग चला जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि यदि दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाजित होगा।
जैसे हम बात करें तो जैसे 16 और 20 की हम बात करते हैं, 16 और 20 में किसका भाग चला जाता है? 4 का भाग चला जाता है 16 और 20 में। तो हम कह सकते हैं कि 16 और 20 को जोड़ेंगे तब भी इसमें 4 का भाग चला जाएगा। 16 और 20 कितना होगा? 36, तो 36 में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो ये यहाँ पर कह रही है कि यदि दो संख्याएं किसी संख्या से विभाजित हैं, जैसे 16 और 20 दो संख्याएं किसी संख्या यानी 4 से विभाजित हैं, तो इन संख्याओं का योग यानी 16 और 20 का योग किससे विभाजित होगा? उस संख्या से यानी 4 से विभाजित होगा। वैसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, दोनों संख्याएं 35 और 20 है, संख्या 5 से विभाजित है। कितना? 35 और 20 अगर 5 से विभाजित है तो इनका अंतर भी 5 से इनका अंतर है वो 5 से विभाजित होगा, तो अंतर भी यहाँ पर 5 से विभाजित होगा, योग भी वहाँ से 5 से विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं योग हो या अंतर हो 5 से विभाजित होगा। तो ये कह सकते हैं यदि दी गई संख्या किसी संख्या से विभाजित है तो इस संख्या का अंतर भी उस संख्या से विभाजित होगा। अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के बारे में बात करना है। अभाज्य गुणनखंड जैसे 24 का गुणनखंड यहाँ पर दे रखा है 3 × 8, तो ये अभाज्य गुणनखंड होगा। तो गुणनखंड की बात करें, जैसे 24 का गुणनखंड क्या होगा? 24 को हम तोड़ते हैं सबसे पहले। 2 का भाग दिया 24 में कितनी बार गया? 12 बार। और फिर 12 को तोड़ेंगे। 2 का भाग दिया 12 में कितनी बार गया? 6 बार। फिर 6 को तोड़ेंगे हम। 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। तो हम इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3। अब 36 की जांच करते हैं। 36 को हम तोड़ते हैं। 36 को कैसे? 12। फिर 18 में 2 का भाग दिया कितना आया? 9। फिर 9 में 3 का भाग दिया कितना आया? 3। और 3 में 3 का भाग दिया कितना आया? 1। तो गुणनखंड क्या हो गया? 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारा, तो इस तरीके से गुणनखंड को हम तोड़ सकते हैं। जैसे 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणनखंड हमें निकाल सकते हैं। 16 का, 28 का, 38 का जो भी अभाज्य गुणनखंड है हम इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया है। जैसे 16, 28 और 38 का हम देखें। 28 का हम सॉल्व कर लेते हैं। 28 को हम 2 का भाग दे दिया कितना? 14 है। 14 में 2 का दिया कितना है? 7। और 7 में 7 का दिया कितना है? 1। तो 7 × 2 × 2 होगा 28 का गुणनखंड। अब गुणनखंड वृक्ष यानी गुणनखंड का फैक्टर हम मानते हैं, जिसको बोलते हैं फैक्टर ट्री, गुणनखंड वृक्ष। तो गुणनखंड वृक्ष बनता कैसे है? जैसे 90 की बात करें तो 90 को कैसे लिख सकते हैं? 10 × 9, तो ये हो गया 90। अब 15 × 6 भी लिख सकते हैं 90 को। फिर 10 को भी हम तोड़ देंगे, तो ऐसे हम खंड बना सकते हैं। जैसे 90 है, 90 को किस में हमने तोड़ा? 15 में तोड़ दिया, 15 × 6। फिर 6 को भी हमने तोड़ दिया 2 और 3 में। इधर 15 को तोड़ दिया हमने 3 और 5 में। तो इस तरीके से गुणनखंड का वृक्ष हम बना सकते हैं। जैसे इन संख्याओं को लेकर वृक्ष बनाना है, जैसे 8 को लेकर वृक्ष बनाना है, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 × 2। और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 × 2, 2 × 2। तो ये वृक्ष बन गया। 2 को हम लिख सकते हैं 1 × 2। तो ये हमारा क्या बन गया? वृक्ष बन गया। इसी तरीके से 12 का वृक्ष बनाएंगे। 980 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। तो 980 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? ऐसे भाग देकर हम निकालते हैं। जैसे में हमने दिया इसका भाग 2 का, तो 2 चौकू 8, 1 बचा, 18, 2 नाम 18, 0। फिर 2 का दिया, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 1 बचा, 10 हो गया, और 2 पिंजे 10। फिर 2 का दिया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और 2 का नहीं जा रहा है यहाँ पर क्योंकि एंड में 5 है। तो हमें क्या करना होगा? इसमें 2 की जगह हम ऐसा भाग देते हैं जिसका भाग जा रहा हो इसमें। तो हम क्या करते हैं? इसमें 5 का ही भाग दे देते हैं। तो 5 चौकू 20, बच गए कितने? 4, और 45 हो गया, 5 9 45। अब 49 हम दे देते हैं 7 का भाग, 7 7 49। जब तक 1 नहीं आता तब तक हम भाग देते जाते हैं। यहाँ पर 2 नीचे से हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर इंटू 7 इंटू 5 क्या हो जाएगा? गुणनखंड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये प्रश्नावली देखते हैं 3.5, यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो वह 9 से भी विभाजित होगी। ये जरूरी नहीं है कि कोई 3 से विभाजित है तो 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 से विभाजित का नियम क्या है? संख्याओं का योग में 3 का भाग जाना चाहिए। 9 के लिए क्या है? 9 संख्याओं के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि 6 3 से विभाजित है, लेकिन ये 6 9 से विभाजित नहीं हो सकती, तो ये यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट हम देखें, यदि एक संख्या 9 से विभाजित है तो वे 3 से विभाजित होगी। ये सही है कि जो 9 का भाग जा रहा है उसमें 3 का भाग जाएगा। और 6 से 18 का तोड़ते हैं तो हम क्या बनता है? 3 और 6। तो इसका मतलब 3 और 6 से विभाजित है तो 18 से विभाजित होगी। 18 से विभाजित है तो 3 और 6 से भी विभाजित होगी। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाजित है तो वह 90 से विभाजित होगी। ये बात सही है। यदि दो संख्याएं
6 अभाज्य संख्याएं हैं, इनमें से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी, ये बात सही है। 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाजित होंगी, तो 4 से विभाजित सभी संख्याएं 8 से विभाजित होंगी, तो 4 से विभाजित सभी संख्या क्या है, 4 भी है, तो ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ये गलत है स्टेटमेंट। 8 से विभाजित सभी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, ये सही है यहाँ पर। यदि कोई संख्या है 2 संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, जैसे कि 15 और 20 को कोई संख्या है संख्याओं के योग को पूरी तरह विभाजित करती है, तो वह इन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं कि 8 और 24 ले लिया, 8 और 24 से हम 4 तो 4 का भाग जा रहा है, तो हम 4 का 8 में भी भाग देंगे। अब 60 के लिए यहाँ पर 2 गुणनखंड वृक्ष बनाए गए हैं, अज्ञात संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो जैसे 60 के लिए इसको कर बनाया है 6 × 10 में, 6 × 10 में तोड़ा है हमने। अब यहाँ पर 6 को किस में तोड़ा है, 2 × 3 में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 अज्ञात संख्या। यहाँ पर हम देखें ये 10 है, 10 को तोड़ा है 5 × 2 में, तो यहाँ पर अज्ञात संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, जैसे 60 है, 60 को हमने तोड़ा है 30 × 2 में, तो ये 30 × 2 में तोड़ा है, तो यहाँ पर अज्ञात संख्या 2 आ जाएगी। 30 को तोड़ा है 10 × 3 में, तो यहाँ पर अज्ञात संख्या 3 आ जाएगी। यहाँ पर 10 को तोड़ा है हमने किसमें, 5 × 2 में, तो यहाँ पर आ जाएगी 5 और यहाँ पर आ जाएगी 2, तो ये अज्ञात संख्या निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो एक भाज्य किन गुणनखंडों को शामिल नहीं कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड हम बात करते हैं, 2 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंडों में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं करते हैं, जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो इसको हम सम्मिलित नहीं कर सकते हैं। इसका गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3 यहाँ पर, और 1 होगा इसका गुणनखंड, 6 होगा इसका गुणनखंड, और 18 इसका गुणनखंड होगा। इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड में जो रिपीट होते हैं उनको हम सम्मिलित नहीं करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9999, यानी 9999, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, 3 का भाग देना पड़ेगा, 3 3 3 3 आएगा, फिर 3 का भाग देना पड़ेगा, 1 1 1 1 आएगा, फिर 11 का भाग देना पड़ेगा, 1 0 1 आएगा, और फिर 1 0 1 का भाग देना पड़ेगा, क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो ये गुणनखंड हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 11 × 101। तो ये और इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो हमें मिलती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वो होगी 1 के हम क्या लगा देते हैं। अब जिसे हमें सॉल्व करना है, तो 2 का भाग देंगे सबसे पहले, क्या आ जाएगा, 5 1 2 3, फिर 2 का देंगे, क्या आ जाएगा, 25 2 0, फिर 2 का देंगे, कितना आएगा, 1250, फिर 2 का देंगे हम, कितना आएगा, 6 बार, 2 दूनी 4, 25 625 बार, फिर 5 का देंगे 125 बार, फिर 5 का देंगे 25 बार, फिर 5 का देंगे 5 बार, और फिर 5 का देंगे 1 बार। तो गुणनखंड क्या हो गया हमारे पास में, 5 × 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हमारे पास में गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके से गुणनखंड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जैसे हमने इसको निकाला है ऐसे ही 1729 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और जब 2 क्रमागत अभाज्य गुणनखंड में से कोई संबंध हो तो उसे हमें लिखना है। जैसे 1729 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं, 1729 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1729, सबसे पहले तो हमें 2 का भाग यहाँ पर देना है, तो 2 का जाएगा नहीं, 3 का चेक कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 1 19, यानी 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जा रहा है इसमें, ना 5 का जा रहा है, ना ही इसमें 6 का जाएगा,
ना ही इसमें 7 का हम चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 3 32 बचेगा। 7 8 यानी 7 का भी नहीं जा रहा है। 8 का भाग चेक कर लेते हैं। 8 नाम 72 और 8 का भी नहीं जा रहा है। 9 का हम चेक कर लेते हैं। 9 का इसमें भाग जा रहा है, तो 9 का हम चेक करें, लेकिन योग में 9 का भाग जाना चाहिए। 9 और 2 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19 यानी 9 का भी नहीं जा रहा है इसमें। तो हम इसमें चेक करेंगे कि इसमें किसका भाग जा रहा है। तो इसमें 9 और 7 कितना हो रहा है, 16, और 2 और 1 3, तो 16 और 3 में 13 का अंतर है, तो इसमें 11 का भी नहीं जा रहा है। तो 1729 में हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ 1 का और 1729 में और कोई संख्या बड़ी संख्या होगी तो उसका भाग जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहाँ तक चेक कर लिया है, 11 तक इसमें किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 13 का हम चेक कर लेते हैं। 13 एकम 13, कितना बचेगा 4, 42 हो जाएगा। 13 3 39, फिर 3 बचेगा, 13 का इसमें भाग जा रहा है। 1729 में हम 13 का भाग चेक करेंगे। 13 बचेगा कितना 4, 42 हो जाएगा। 13 3 39 बचेगा कितना 3, 39 हो जाएगा। फिर 13 3 39 यानी 133 बढ़ जाएगा। तो गुणनखंड क्या आ जाएगा, 13 इंटू 133 इसका गुणनखंड आ जाएगा। अब 133 में भी भाग जाता है, यानी 133 किसके पाड़े में आता है। 133 हम बात करें 17 के पहाड़े में शायद आता हो। 17 17 चौकू 68, 5 6 7 8 8 9 9 बार देखें हम। जैसे ये जो 17 का भाड़ा 9 7 63 आंसर लगी 6, 9 और 6 15, 153 आता है। यानी 113 इंटू 133 होगा। अगर 133 किसी के बारे में आएगा तो उसका भी हम खंड कर देंगे। अगर संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से कैसे विभाजित हो सकता है। गुणनफल मतलब कि जैसे 12 और 24 है, ये 6 से विभाजित है, और इसको हम स्पष्ट भी कर सकते हैं 6 का भाग देकर। दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग है 4 से विभाजित होता है। दो क्रमागत विषम संख्या हमने ले ली, जैसे 3 और 5, दोनों का योग 4 से विभाजित हो सकता है। तो उदाहरण लेकर हम समझा सकते हैं इसको। इन व्यंजकों का अभाज्य गुणनखंड हम लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, जैसे कि 2 3 4, इसका अभाज्य गुणनखंड हमें लिखना है। तो 4 3 12 दूनी 24 हो गया, 7 35 दूनी 70 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंड में जिनमें अभाज्य संख्या आ जाएंगी, 56 है, इसका अभाज्य गुणनखंड दिए गए हैं। 45 भाई चेक करना है, तो 5 का भाग तो जा ही रहा है क्योंकि यहाँ पर एंड में 0 है। 9 का भाग हम चेक करेंगे। 9 का भाग कैसे चेक करेंगे, योग में 9 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा। तो एक बिना भाग दिए हमने ये चेक कर लिया है, यानी विभाजकता के नियम से हमें चेक करना है। नेक्स्ट हम बात करें, 18 2 और 3 दोनों से विभाजित है। 18 2 और 3 दोनों से विभाजित है। हम कह सकते हैं यहाँ पर 2 का विभाजक सकता है 18 में, 3 का विभाजक सकता है, तो ये 6 से विभाजित होगा। इसी प्रकार एक संख्या 4 और 6 से विभाजित है, तो क्या हम कह सकते हैं कि 24 से विभाजित होगी। ये बात सही है, हम कह सकते हैं कि 4 और 6 से जो विभाजित है वो 24 से विभाजित होगी। यदि नहीं तो इसके उत्तर की कोई संख्या विभाजित है तो वो 24 से विभाजित होगी। जैसे कि हम 4 और 6 से हम ले लेते हैं 48, में 24 का भी भाग जाएगा, 24 दूनी 48। तो यहाँ पर हम नहीं की जगह क्या है, गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या जिसमें सवा से अभाज्य गुणनखंड सारे हों, तो यानी जिसमें एक और उस संख्या खुद का भाग जा सकता है। तो 3 में हम देख सकते हैं 1 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, और ये सबसे छोटी संख्या है। और 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड वाली, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड तो इसके 2 ही हो रहे हैं। तो 4 अंकों वाली, यानी 4 अंकों वाली हमें निकालना है कोई सी भी ऐसी संख्या। तो 8 हम देख सकते हैं, 8 या फिर 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे, 12 ले लेंगे। 12 में हम चेक कर लेंगे इसमें किसका आएगा, 1 का भाग जाता है, 2 का चला जाता है, 12 में 3 का चला जाता है, और 4 का भी चला जाता है। तो ये भिन्न भिन्न 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो ऐसे हम कोई भी संख्या है जिसमें 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों का भाग जा रहा हो, वो सबसे छोटी संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं।